हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का द नोटबुक आईएएस चैनल के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो आप जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे द हिंदू से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, देश दुनिया से संबंधित जो खबरें होती हैं उनको हम पूरे विस्तार के साथ में कवर करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। और अगर आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो आप जानते हैं कि हम A to Z चीज़ों को जो द हिंदू में निकली हुई होती है उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। और हमारे इस वीडियो पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम आपको सारी की सारी जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी द हिंदू में न्यूज़ होगी वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप किसी एक न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, अगर वो द हिंदू है, तो आपको इस पे ट्रस्ट आप कर सकते हैं हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों, हम यहाँ पे क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्लेस इन न्यूज़ में होता है उससे संबंधित या जो भी करंट अफेयर से कोई रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उससे हम एक आपको यहाँ पे प्रश्न प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके प्रीलिम से बहुत ज़्यादा प्रीलिम में इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो उसी के साथ में हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लास्ट में हम उसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो आप पहले जो है हमारे न्यूज़ के बेस पे उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी बात पे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं वो आज के न्यूज़ में क्या क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आप सभी जानते हैं कि जो राम मंदिर का जो है उद्घाटन हो चुका है। विद नो आयरन और स्टील अयोध्या टेम्पल इज अ स्टडी इन सैंडस्टोन। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके बारे में कुछ फैक्ट्स होगा और मंदिर की शैलियों के बारे में हम कुछ आपको यहाँ पे फैक्ट प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि अब ये मंदिर निर्माण की शैली न्यूज़ में आ चुकी है तो इससे प्रश्न पूछे जाने की भरपूर संभावना है आपकी। तो और सेकंड आर्टिकल है हमारा, चाइनीज वेसल इन इंडियन ओशन नाउ हेडिंग टू मालदीव्स। इसके बारे में भी हम देखेंगे, थोड़ा सा हम मैप के थ्रू इसको कवर करने का भी प्रयास करेंगे और इसकी जो पूरी न्यूज़ रही है उसको भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमने पहले भी अपनी वीडियोस में इसको कवर कर रखा है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स अभी तक उसको नहीं देख पाए हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या होगी हमारी, ओडिशा गवर्नमेंट सीक्स अर्जेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ कुम्की एलिफेंट फ्रॉम तमिलनाडु। हम इन कुम्की एलिफेंट के बारे में थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होते हैं। चौथी न्यूज़ है, पोचर्स किल फीमेल राइनो इन काजीरंगा एंड स्टील इट्स हॉर्न। ठीक है, तो हम जो है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे और हम थोड़ा सा जो है अपने वन हॉर्न राइनो के बारे में भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। और अगली न्यूज़ है हमारी, द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज अगेंस्ट फेडरलिज्म। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित, तो उसको भी हम यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से वन नेशन वन इलेक्शन की जो है न्यूज़ काफी चर्चा में रही है, तो वहां उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अगली न्यूज़ होगी हमारी, रशिया ब्लेम्स कीव फॉर अटैक ऑन गैस टर्मिनल एट बाल्टिक सी पोर्ट। तो दोस्तों रशिया और यूक्रेन से संबंधित ये न्यूज़ है। आपने पिछली बारी आप यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, पीसीएस का दिया होगा, तो जो प्लेस इन न्यूज़ था वहां से इस पूरे एरिया से जो है क्वेश्चन को उठाया गया था और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ से जो है कुछ मैप बेस्ड जो है चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। अगली न्यूज़ होगी हमारी, तालिबान एनफोर्सिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिंगल अनकम्पनीड अफगान वुमेन। जो अनकम्पनीड अफगान वुमेन होंगी जो अकेले रहती हैं उनसे संबंधित एक अलग न्यूज़ निकली हुई है, उसको हम यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। यूएन ने बताया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ में हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा देखिए, बाल्टिक सी इज एनक्लोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बाल्टिक सी इज एनक्लोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपके ऑप्शन है, 1 नॉर्वे, द सेकेंड वन इज रशिया, थर्ड इज फिनलैंड, फोर्थ जर्मनी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ए है आपका 1, 2 एंड 3 ओनली, बी है आपका 1, 3 एंड 4 ओनली, सी है आपका 2, 3 एंड 4 ओनली, एंड द नेक्स्ट वन इज डी है आपका 2 एंड 3 ओनली। और इसको हम एक बारी हिंदी में भी यहाँ पे आपको बता देते हैं, जो हमारे हिंदी के व्यूअर्स है वो भी समझ लेंगे। बाल्टिक समुद्र निम्नलिखित में से किन देशों से घिरा हुआ है। बाल्टिक समुद्र निम्नलिखित में से किन देशों से घिरा हुआ है। आपके ऑप्शन है, 1 नॉर्वे, दूसरा है आपका रूस, तीसरा है फिनलैंड, चौथी है जर्मनी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपके कोड क्या है, ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 2 और 3। तो दोस्तों आप इसको आंसर देने का प्रयास करिए, तब तक हम अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज हमारा पहला आर्टिकल क्या है। और इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारी जो है रिपब्लिक डे स्पेशल जो है ऑफर चल रहा है हमारे टेस्ट सीरीज पे, जो कि आप हमारी 22 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक चलेगा, जिसपे आपको 30 अप टू 50% का जो है डिस्काउंट मिलेगा पूरा का पूरा। तो आप जाकर के इसका लाभ उठाइए और जो है
अपने टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो इसी के साथ में हम अपने पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि जैसा सभी आप लोग जानते होंगे कल बहुत ही ज़्यादा लोगों में उत्साह था, लोगों ने जो है अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ वहाँ रामलला जी का। तो उसी के संबंध में यहाँ पे जो हम लगातार जो भी न्यूज़ आती है उसको जो है फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ चीज़ों को फॉलो अप करने का प्रयास किया है। वो क्या है, देखिए न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ क्या है कि विद नो आयरन और स्टील अयोध्या टेम्पल इज अ स्टडी इन सैंडस्टोन। इसमें कोई भी आयरन स्टील को बिना यूज़ किए हुए हमने इस मंदिर का निर्माण किया है। तो ये एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ है। इसमें कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, फैक्ट्स क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये होगी 3 स्टोरी बिल्डिंग होगी हमारी, इसमें 3 फ्लोर होगा और ये 2.7 एकड़ एरिया ऑफ द टेम्पल, जो मंदिर का पूरा एरिया है वो 2.7 एकड़ का है टोटल, और इसमें 3 फ्लोर होंगे और इसमें 12 गेट बने हुए हैं जो अभी मंदिर का उद्घाटन किया गया है वहां पे। और ये जो है 57,400 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया है और ये 360 फीट इसकी जो है लंबाई क्या है 360 फीट है और इसकी चौड़ाई क्या है 235 फीट है और 161 फीट की इसकी जो है हाइट है हमारे मंदिर की। और इसमें जो हमारा एस्टिमेटेड ये है कि कितना लगेगा, इसमें बनाने का खर्च कितना आएगा, वो है कि 1800 करोड़ बनाने का इसका खर्च हो सकता है। अगली चीज क्या है, 3,500 करोड़ जो है डोनेशन से प्राप्त हुए। आप देखिए, आपने देखा होगा आप लोगों ने कि लोग जो है चंदा वहां पे बटोर रहे थे जब राम मंदिर बनने का ये हो रहा था कि यहाँ पे राम मंदिर बनेगा, तो लोग जो है बहुत खुश थे और उन्होंने काफी ज्यादा चंदा इकट्ठा किया था। तो वो यहाँ पे मिला है 3500 करोड़ जो है लोग ने जो है डोनेशन दिया है अयोध्या मंदिर के निर्माण के लिए, और 30.93 करोड़ मतलब 31 करोड़ के आसपास इसके जो प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर स्टार्ट ब्यूटिफिकेशन वर्क ऑन राम मंदिर, वहां पे जो है आसपास के जो ब्यूटिफिकेशन का काम है वहां पे लगभग 31 करोड़ का खर्चा आएगा। तो और ये तो न्यूज़ थी नॉर्मल सी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और ज़्यादा हो जाती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है, ठीक है। तो इसी बात पे हम देख लेते हैं कि नागर शैली क्या होती है। इसके साथ में हम थोड़ा सा जो द्रविड़ और जो है बेसर शैली होती है मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ होती हैं, जो कि हमारे सीधे सीधे जो है पूरे आर्ट एंड कल्चर के पेपर में दिया गया है, तो उसको हम यहाँ पे एक बार देखने का प्रयास कर लेते हैं, जो कि हमारे जो है बहुत ही काम आएगी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि ईच 3 फ्लोर का होगा और ईच फ्लोर विल बी 20 फीट 20 फीट का होगा और उसमें 392 पिलर्स लगे हुए हैं, 44 गेट हैं। अबाउट 70% ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड एज अ ग्रीन एरिया। जो वहाँ का 70% पूरा एरिया है आसपास का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे लगभग जो है उसको हम ग्रीन एरिया जो है हरित एरिया के रूप में जो है विकसित करने की यहाँ पे बात की जा रही है। नियरली 600 एग्जिस्टिंग ट्रीज आर प्रिजर्व्ड इन दिस बेल्ट। 600 जो है पेड़ों को वहां पे लगाया गया है। तो ये थी। अब बाकी अब हम इसके आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये नागर शैली क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पूरा जो है निकला हुआ है इसमें न्यूज़ में। तो हम देख लेते हैं, ये हमारा एक मैप है नागर शैली पे बेस्ड। इसमें क्या होता है कि ये आमलक होता है, ये जो मंदिर होता है आप देखेंगे कि मंदिर है उसका एक गेट होता है और उसके आगे एक चबूतरा बना हुआ होता है और आगे फिर मंदिर होता है। तो ये देखिए, ये है अर्ध मंडप, जो आगे का पूरा एरिया होता है अर्ध मंडप हो गया और ये मंडप हो गया, और फिर ये जो है आगे आकर के गर्भगृह हो गया, जहां पे गर्भगृह किसको क्या कहते हैं ये भी आपने न्यूज में काफी अभी न्यूज में चल रहा है कि सैंक्टम सैंक्टोरम, सैंक्टम सैंक्टोरम, सैंक्टम सैंक्टम सैंक्टोरम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गर्भगृह। जो सबसे ज्यादा पवित्र स्थान होता है जहां पे मूर्ति को स्थापित किया जाता है उसको हम बोलते हैं गर्भगृह। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक वर्ड था, मैंने सोचा आपको इसी के साथ में थोड़ा सा वो कैब का भी वो बता दूं। तो ये था, यहाँ पे ये मंडप हो गया, ये आगे का हो गया, फिर ये मंडप हो गया, ये फिर आपका गर्भगृह हो गया, ठीक है। और ये इसमें आप देखते होंगे, आप मंदिर जाते होंगे, आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो हमारे मंदिरों में एक शिखर बना हुआ होता है और एक आमलक होता है, ऊपर एक जो है कलश होता है। ये उसकी जो है एक बेसिक हमारा जो है मंदिर का स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए इसी बात पे हम देख लेते हैं कि मंदिर की वास्तुकला क्या होती है
इससे जो है जो हमारा इसका इतिहास रहा है, और ये नागर बेसर और द्रविड़ शैली के बारे में हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंदिर वास्तुकला, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल के ही टाइम से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था, लेकिन उसमें सुधार सबसे ज्यादा कब हुआ? गुप्त काल के समय में मंदिरों को जो है काफी विशेषताओं से लैस हम देखते हैं। संरचनात्मक मंदिरों के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर थे जो चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे। डायरेक्ट जो चट्टान होती, जो पहाड़ियां होती थी, उनको काट करके सीधे के सीधे मंदिर बना दिए जाते थे। उसमें जैसे एक आ गया हमारा महाबलीपुरम का रथ मंडप, जो 5वीं शताब्दी का है। ये क्या है? ये सीधे चट्टान को काटकर बनाया गया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि महाबलीपुरम का रथ मंडप जो है वो हमारा 5वीं शताब्दी का है, जो कि सीधे सीधे पत्थर को काट के बनाया गया है। गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे, गुप्त काल के जो मंदिर होते थे वो छोटे होते थे। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक वर्गाकार चबूतरा ईंट का होता था, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है तथा बीच में चौकोर कोठरी है जो गर्भगृह का काम करती है। ठीक है, कोठरी की छत भी सपाट है। गुप्त काल के टाइम के मंदिरों की विशेषताएं हैं ये, जो कि आपके हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोठरी की छत भी सपाट है, वह अलग से कोई प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। जो प्रदक्षिणा पथ मतलब जिसपे हम राउंड करके थोड़ा घूम करके उसकी वो करते हैं, पूजा करते हैं। इस प्रारंभिक दौर के निम्नलिखित मंदिर हैं जो कि भारत के प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर है। ठीक है, इस प्रारंभिक दौर मतलब गुप्तकालीन दौर के तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? आपका जबलपुर में है, मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में। आप देखना ये लगभग मध्य प्रदेश के सारे ये मंदिर आ रहे हैं उस टाइम के। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ललितपुर यूपी में है। दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी में। भीतर गांव का मंदिर कानपुर यूपी में है। ठीक है, और इसके बाद और भी सारे मंदिर हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मंदिर थे वो हमने बता दिया। मंदिर स्थापत्य संबंधी अन्य नाम जैसे पंचायतन, भूमि, विमान, भद्ररथ, कर्णरथ और प्रतिरथ आदि भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है, 6ठी शताब्दी, अगर आपको जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि जो है ये सारे शब्द किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके मंदिर स्थापत्य से। ठीक, कौन से? पंचायतन, भूमि, विमान, भद्ररथ, कर्णरथ और प्रतिरथ। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी। जब 6ठी शताब्दी थी, 6th सेंचुरी चल रही थी, उस टाइम पे जो नॉर्थ और साउथ की जो मंदिर बनते थे लगभग सेम होते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि दोनों में जो है अलग अलग डिफरेंट तरीके से उनका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो वहां पे जो है अलग वो दिखाई देने लग जाते हैं उनके फीचर्स। आगे ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियां नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं कि नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं नागर शैली क्या होती है। नागर शैली में है अयोध्या का राम मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो हमें नागर शैली को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। पहले ये नगरों में निर्माण होना शुरू हुआ इसका, तो इसीलिए हम इसको नागर शैली कहने लगे। यह संरचनात्मक मंदिर है, मंदिर स्थापत्य की एक शैली है। ठीक है, जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, ये कहां से लेके आपके जो है हिमालय से लेकर के जो विंध्य का एरिया है वहां तक जो है ये नागर शैली के आपको मंदिर मिल जाएंगे। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। ठीक है, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक इसको बहुत ज्यादा संरक्षण मिला। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत होती है और छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता जो हमने देखी पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, मंदिर देखते हैं हमारे यहाँ पे मंदिर कैसे रहता है कि पहले ऐसे मान लो एक घर जैसा है, यहाँ पे ऐसे सपाट छत है, उसके ऊपर ऐसे बना देते हैं हम। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जा रहा है? इसी को हम अनुप्रस्थिका एवं या उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे उत्थापन समन्वय इसको हम कहते हैं। ठीक है, नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। ये देखिए 4 कोण इसमें बने होते हैं। ठीक है, आधार से शिखर तक 1 2 3 4। ठीक है, ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 8 भागों में बांटे गए हैं, जिसको हम कहते हैं पहला आधार, दूसरा गर्भगृह, मसरक, नींव और दीवारों को। नींव जो दीवारें होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? गर्भगृह, मसरक। अगला क्या है? नींव और दीवारों के बीच का भाग जंघा, जिसको हम दीवार बोलते हैं, कपोत, कार्निस, शिखर, गल या मतलब उसकी जो शिखर होती है उसको, और फिर उसके बाद आता है क्या? गर्दन। फिर वर्तुलाकार आमलक, जो हमने उसके बीच में आमलक यहाँ पे ऐसे करके बीच में बना होता है मंदिर के, फिर इसके ऊपर जो है उसका वो आता है, फिर इसके नीचे हमारा और मंदिर आता है ऐसे करके। फिर यहाँ पे
मंदिर आ जाता है हमारा। तो वर्तुलाकार आमलक और कुंभ शूल, यहाँ पे जो है शूल मतलब ये कलश बना होता है एक तरीके का। इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है। देखिए नागर शैली में बने मंदिरों का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओडिशा में क्या कहते हैं हम इसको? कलिंग कहते हैं। कलिंग का युद्ध आप लोग को याद होगा, अशोका ने लड़ा था, वो कहाँ पे है? ओडिशा में। तो इस हिसाब से इसको याद कर लीजिए। ओडिशा में बने मंदिरों को कलिंग कहते हैं, गुजरात में इसको हम लाट कहते हैं, लाट, और हिमालयी क्षेत्रों में इसको पर्वतीय कहा जाता है। ये दो चीजें तो आपको याद करने में आसान होंगी। ओडिशा का कलिंग, गुजरात हिमालय क्षेत्र का पर्वतीय, क्योंकि हिमालय पर्वत है तो पर्वतीय क्षेत्र आप मान सकते हो उसको, पर्वतीय कहा जाता है। गुजरात में लाट कहते हैं हम इसको, ठीक है, ये याद रखने की चीज है। अगली सॉरी दोस्तों, अगली शैली की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है हमारी? द्रविड़ शैली। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा जो इंडिया है, आप देखेंगे कि जो है, मान लीजिए ये दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा मैप तो बनाना नहीं आता है, ये हमारा वो हो गया। तो यहाँ कहीं पे जो है हमारी कृष्णा नदी पाई जाती है, यहाँ से लेकर के फिर ये हमारा जो है कन्याकुमारी लास्ट का पार्ट है। तो वहां पे जो है हम जो है इस एरिया से इस एरिया तक को जो है मान लेते हैं कि ये हमारा जो है यहाँ पे द्रविड़ शैली के पाए जाते हैं। और यहाँ पे विंध्य का एरिया आ जाता है और इसके ऊपर जो है हिमालय का एरिया है। तो वहां से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया हम मान लेते हैं कि ये नागर शैली के है। और इसके बीच वाले एरिया को हम जो है बेरसर शैली का ऐसा मोटा मोटा मानते हैं कि यहाँ पे जो है ये तीन जगह है, तीनों पे ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही देख रहे हैं कि कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई। इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में होती है। सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। 18वीं शताब्दी तक ऐसे मंदिर बनते रहे। द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताओं में प्राकार, चहर दीवारी होती है। द्रविड़ शैली की पहचान क्या है? इसमें एक प्राकार होता है, मतलब चहर दीवारी को हम प्राकार बोलते हैं, चारों तरफ जो दीवार होती है। एक गोपुरम होता है, प्रवेश द्वार। आप देखेंगे जो साउथ के मंदिर होते हैं, अभी हमने रामनाथ स्वामी मंदिर और जो है रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में भी कल ही डिस्कस किया था। उसके पहले हमने रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में डिस्कस किया था। क्या आप जानते हैं जो साउथ के मंदिर होते हैं, आप वहां पे देखेंगे जो रामनाथ स्वामी मंदिर, वहां पे भी बहुत बड़ा गोपुरम बना हुआ है। वो द्रविड़ शैली के जो है उदाहरण थे, रामनाथ मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर और कोदंड राम स्वामी मंदिर, जहाँ पे मोदी जी अभी गए थे। तो वो मंदिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ये पीछे मंदिर है, मंदिर इसके आगे एक जो है, यहाँ पे देखिए जैसे ये मंदिर है, इसके आगे एक जो है गेट बना होगा ऐसे करके, जिससे यहाँ से यहाँ मंदिर तक हम जाते हैं दोस्तों। तो जो गेट होता है ना, इनका गेट ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार बोलते हैं। आपने साउथ के मंदिर के फोटो वगैरह, जो लोग गए होंगे, जिनको ये सौभाग्य मिला होगा जाने का वहां पे, वो बात अलग है। जो नहीं गए होंगे उन्होंने कभी फोटोज वगैरह में देखा होगा, तो उनके आगे बहुत बड़ा जो है गेट लगा हुआ होता है, जो कि मंदिर से भी ज्यादा बड़ा होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? गोपुरम, प्रवेश द्वार बोलते हैं। वर्गाकार या अष्टकोणी, वर्गाकार हो या फिर अष्टकोणी, 8 कोणों वाला गर्भगृह होता है। 8 कोणों वाला गर्भगृह पाया जाता है द्रविड़ शैली के मंदिरों में। रथ मिलता है वहां पे लगभग। पिरामिड नुमा शिखर होता है। पिरामिड नुमा, आपने पिरामिड देखा होगा, पिरामिड कैसा होता है, उसके नुमा जो है शिखर मिलता है। मंडप होता है वहां पे, नंदी मंडप, नंदी मंडप जिसको बोलते हैं, जहां पे नंदी जी को बैठाते हैं। विशाल संकेंद्रित प्रांगण होता है। विशाल उनका जो प्रांगण होता है वो काफी ज्यादा बड़ा प्रांगण होता है। पहले जो है आपका गोपुरम हो गया, जो प्रवेश द्वार है, बीच में काफी प्रांगण हो गया, फिर मंदिर हो गया। तथा अष्टकोणी मंदिर संरचना शामिल है। इनके 8 कोण वाले मंदिर भी होता है। हमारे चतुष्कोणी होता है नागर शैली का, ये अष्टकोणी मंदिर होते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं। हमारे यहाँ लगभग एक ही मंजिल की होती है, लेकिन द्रविड़ शैली के मंदिर काफी मंजिले के होते हैं। जैसे अभी लेकिन नागर शैली का जो हमारा मंदिर बनाया जा रहा है वो 3 फ्लोर का मंदिर होने वाला है हमारा, ठीक है। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। चोल द्रविड़ शैली के जन्मदाता कौन है? पल्लव है। और हमारे नागर शैली के जन्मदाता कौन है? मौर्य काल से तो मिलता था, लेकिन जो है गुप्त काल में उसका विस्तार ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो हम गुप्तों को ही मानेंगे सही तरीके से। गुप्त जो है नागर शैली के जन्मदाता थे। चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की तथा विजयनगर काल के बाद से यह ह्रासमान हो गया। चोल काल में इसको ऊंचाइयां हासिल हुई और विजयनगर काल के बाद ये ह्रासमान हो गया। तो चलते हैं इसी के साथ दोस्तों, हम अगली जो है बेसर शैली के बारे में भी देख लेते हैं। द्रविड़ का जो है और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया, ठीक है। मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। शैली का यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ पे है ये? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। इसको बनवाया किन्होंने था? चोल शासक राज सेकंड ने, चोल शासक राज ने इनके द्वारा ये निर्मित करवाया गया था।
कहाँ का? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, और 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। ठीक, बहुत बड़ा मंदिर है बृहदेश्वर का मंदिर। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर मदुरै। नायक शैली किसकी जो है आगे की परंपरा में आया, वो आपके द्रविड़ शैली की परंपरा में आया, और जिसके उदाहरण मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। रंगनाथ मंदिर, अभी हमने जो कल के न्यूज में जो मोदी जी गए हुए थे रंगनाथ मंदिर में, वो भी जो है आपका क्या? द्रविड़ शैली का उदाहरण, द्रविड़ शैली का नायक शैली का उदाहरण है वो। ठीक है, श्रीरंगम तमिलनाडु में है वो, रामेश्वरम मंदिर आदि। ठीक है, आगे बेसर शैली के बारे में जान लेते हैं हम। नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप। बेसर शैली, नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक, जो मैंने आपको थोड़ा मैप में दिखाने का प्रयास किया, नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। ये चालुक्यों द्वारा किया गया। ठीक है, ये चालुक्यों द्वारा किया गया। द्रविड़ का जो है चोलों द्वारा किया गया, और जो है नागर का गुप्तों द्वारा। ठीक है, बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार होता है। इनका आकार आधार से लेकर के शिखर तक गोलाकार होता है, या मतलब वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार या आधे गोले के समान होता है। बेसर शैली का उदाहरण है वृंदावन का वैष्णव मंदिर, जिसमें गोपुरम बनाया गया है। इसमें गोपुरम भी है। इसमें जो है आपको नागर शैली का भी फीचर देखने को, विशेषता देखने को मिल जाएगी, और जो है बेसर शैली द्रविड़ शैली की भी। गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों के विकास में एक नया मोड़ आता है। इस काल में ओडिशा, गुजरात, राजस्थान एवं बुंदेलखंड का स्थापत्य ज्यादा महत्वपूर्ण था। इन स्थानों में 8वीं से 13वीं सदी तक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। इस दौर में दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट कालीन और चोल युगीन स्थापत्य अपने वैशिष्ट्य के साथ सामने आया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि नागर, द्रविड़ और बेसर से संबंधित मैंने आपको बता दिया, जो आपकी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में आने की भरपूर संभावना है दोस्तों। चलिए हम अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल क्या है हमारा? वो आर्टिकल है हमारा चाइनीज वेसल इन इंडियन ओशन नाउ हेडिंग टू मालदीव। ठीक है, चाइना का जो है वेसल है, चाइना की शिप है, वो जो है अभी जा रही है मालदीव की तरफ, जो कि रिसर्च करने वाली जो है शिप है। तो इससे जो है हमारा जो इंडिया का थोड़ा सा तनाव बढ़ गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि मालदीव और इंडिया के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। क्योंकि जब 2 जैन को मोदी जी गए थे लक्षद्वीप में, जाकर के उन्होंने फोटोज़ को पोस्ट कर दिया था, तो वहाँ से फिर जो मालदीव है वहाँ के कुछ जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ट्वीट कर दिया कुछ मोदी जी के बारे में, और हमें जो है इजराइल का पिछलग्गू इस टाइप का कुछ बता दिया। तो जो है हमें भी गुस्सा आ गया और लोगों ने खूब सारा ट्वीट करना शुरू कर दिया, बायकॉट मालदीव करके। और दोस्तों आप जानते हैं कि मालदीव का जो सबसे ज़्यादा वहाँ की इकोनॉमी किससे चलती है, वो डिपेंडेंट है उनके टूरिज्म पे। अगर और ऊपर से अगर उनके पिछली बार देखा जाए तो लगभग 17 लाख जो है टूरिस्ट वहाँ पे आए हुए थे, और उसमें भी लगभग 5 से 6 लाख लोग जो है सिर्फ इंडिया के थे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडिया का कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है मालदीव की टूरिज्म इकोनॉमी में। तो मालदीव को जाहिर सी बात है थोड़ा सा बुरा तो लगना ही था इस बात को लेकर के कि इंडिया अपना टूरिज्म प्रमोट कर रहा है। और इससे भी ज़्यादा, बुरे से भी ज़्यादा दोस्तों, इसमें 2 फैक्टर्स काम कर गए। पहला था आपका सोशल मीडिया, दूसरा था आपका वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स। क्योंकि इसके पहले के जो वहाँ पे पॉलिटिक्स का सिनेरियो था, उसमें क्या था, उसमें जो है प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, जो इंडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी, जो इंडिया के पक्ष में थी। अभी जो, क्योंकि कहीं की भी राजनीति होती है तो वहाँ पे जो 2 पार्टियां होती हैं, वो पहली पार्टी के जो उसके थ्योरीज होती हैं, उसके प्रिंसिपल्स होती हैं, उनका विरोध करती ही करती है, चाहे वो इंडिया में देख लीजिए, चाहे वो अमेरिका में देख लीजिए, आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे जो फिर सेकंड गवर्नमेंट आई वो जो है प्रो चाइना थी। वो फिर इंडिया आउट की पॉलिसी उन्होंने अपनाना शुरू कर दी। इसके पहले जो है इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे जो है मालदीव्स के प्रेसिडेंट, लेकिन उसके बाद जब से मोहम्मद मुइज़्ज़ू आए, उन्होंने जो है इंडिया को बॉयकॉट करने का जो है रास्ता चुना और इंडिया आउट की पॉलिसी चुनी। और इसी बीच में वो चले गए चाइना, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने बोला कि आप लोग हमारे यहाँ पर आकर के ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए। और इंडियंस जो है इस बात से बहुत गुस्सा हो गए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के लोग का भी सेंटीमेंट काफ़ी जल्दी हाई हो जाता है, और इसके बेस पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसको जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट को उसके हिसाब से कदम उठाने पड़ जाते हैं, और जो कि हमारे लिए थोड़ा घातक भी हो सकता है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, क्योंकि सिनेरियो हर जगह अलग हो सकते हैं दोस्तों।
फिर मालदीव ने भी बोला कि हम छोटे देश हैं तो क्या हुआ, हमें इससे जो है किसी भी और कंट्री को हमें बुली करने का अधिकार नहीं मिल जाता, क्योंकि इंडियंस ने जो है काफ़ी ज़्यादा इतनी पोस्ट डाल दी उस गवर्नमेंट को लेकर के, उस देश के खिलाफ कि इतना छोटा सा देश है, ऐसा है वैसा है, इतने में तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, हम एक दिन ये खाना छोड़ देंगे तो फिर जो है इतने में तो हम पूरा मालदीव खरीद लेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें जब बोलेंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों, आप किसी भी कंट्री के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी कम्युनिटी के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा। अगर आपको खुद को बुरा लग सकता है, अगर कोई अदर कहीं का कुछ बोले आपके बारे में तो उनको भी बुरा लग सकता है। उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो कुछ बोला था फिर उससे जो है बायकॉट कर लिया था अपने आप को वहाँ की गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा कि ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, इन लोगों का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, आप इसको एज अ व्यक्तिगत स्टेटमेंट लीजिए। और हम इनको यहाँ से जो है अब सस्पेंड कर दिया उन्होंने अपने गवर्नमेंट से उन तीनों ही लोगों को। लेकिन फिर भी ये चीज़ें बढ़ती ही गई और आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और मालदीव ने बोल दिया है कि आपको 15 मार्च तक जो है यहाँ से खाली करके चले जाना है, क्योंकि हमारे वहाँ पे कुछ फोर्सेस रहती हैं परमानेंट के लिए, और जो है हमारे वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स रहते हैं, उनको जो है काफ़ी सहायता प्रोवाइड करवाने के लिए उन सबको बोल दिया है कि आप यहाँ से जल्दी खाली कर दीजिए हमारी जो है कंट्री को और यहाँ से चले जाइए, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ थी, तो ये सारी न्यूज़ थी। और उसी को देखते हुए अभी क्या है कि चाइनीज रिसर्च वेसल क्या है, शियांग यांग होंग, चाइनीज नाम अलग होता है दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते किसी का नाम खराब है बुरा है, बस ये डिफरेंट हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे नाम भी और लोगों को अजीब लग सकते हैं। चाइनीज लोग जब सुनेंगे कि हाँ इनके नाम क्या होते हैं, सुरेश, रमेश और ये वो अजय और ये क्या, तो यहाँ पे हमें भी इनका नाम सुन करके लग सकता है। शियांग यांग होंग 03 शियांग यांग होंग O3 वेसल है इनका, जो कि रिसर्च वेसल है, वहां पे जाकर रिसर्च वगैरह करेगा, क्योंकि रिसर्च करेगा तो इससे हमारे सिक्योरिटी को भी थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो इसको देखते हुए अभी ये इंडियन ओशन में एंटर कर चुका है। और यहाँ पे मैं आपको मैप पे दिखा दूं कि ये पूरा का पूरा आपका मालदीव का जो है ये पूरा का पूरा आइलैंड है, ठीक है दोस्तों। और अब ये चाइना जो है यहाँ से निकला होगा, यहाँ पे एंटर किया होगा इन्होंने इंडियन ओशन में, धीरे धीरे यहाँ से ये साउथ चाइना सी से होते हुए अब ये इंडियन ओशन में जो है एंटर कर जाएंगे। तो हमारे लिए ये खतरा तो बढ़ ही सकता है। ऊपर से जो है चाइना अलग अलग पॉलिसीज चलाता रहता है, छोटे छोटे जो आसपास के देश होते हैं उनको जो है अपने अंडर में, अपने प्रभुत्व में लाने की कोशिश करता रहता है। इसकी पॉलिसी होती है कि इसके आसपास के जो है हमारे इंडिया के आसपास के जितनी भी कंट्रीज है वो उनको जो है अपने पक्ष में कर ले, और इसको करने में वो थोड़ा बहुत कामयाब भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी, ये रहा आपका पाकिस्तान, वैसे भी जो है हमसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहता है, और वो खुश रहे ना रहे और हमें इससे क्या करना है। लेकिन यह है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी भी अगर शांत रहते हैं तो आपकी खुद की भी कंट्री बहुत ज़्यादा शांत रहती है। इस पे आपको बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना पड़ता, और आप अपनी एनर्जी को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और अपने खुद की कंट्री के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। तो ये रहा आपका ईरान। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ईरान और पाकिस्तान का ये वाला एरिया था जहाँ पे लगातार जो है उन्होंने स्ट्राइक करी थी एक दूसरे के ऊपर कि यहाँ पे हमारे खिलाफ के मिलिटेंट ग्रुप्स रहते हैं। लेकिन बाद में अभी क्या हुआ कि दोनों एम्बेसडर जो है, पाकिस्तान और ईरान के एम्बेसडर आपस में दोनों की कंट्री छोड़ के चले गए थे। लेकिन इस टाइम पे फिर से जो है उन्होंने एक दूसरे को फिर से इनवाइट कर दिया है कि हम तो भाई भाई हैं, हमें जो है लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो अब फिर से वो एक दूसरे के यहाँ पे उनके जो इनवॉय थे, जो प्रतिनिधि हैं, वो फिर से जो है वहाँ पे जा रहे हैं। तो छोड़िए, ये रहा हमारा आपका बे ऑफ बंगाल, ये रहा आपका अरेबियन सी, ये रहा आपका मालदीव्स, ठीक है दोस्तों। और यहीं से जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे जो है 2 जैन को यहीं से पोस्ट डाल दिया था, सुंदर सुंदर फोटोज डाली थी कि यहाँ पे हम अपना टूरिज्म विकसित कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे इनको थोड़ा सा दुख हो गया था। ये रहा आपका मेडागास्कर, ठीक है। और ये रहा आपका पूरा का पूरा इंडियन ओशन। ये मैं आपको थोड़ा सा मैप ऐसे दिखा दे रही हूँ जिससे आपको जो है थोड़ा मैप का भी आइडिया लगता रहे बीच बीच में। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों, हमने इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अभी कुछ जो है कमेंट नहीं किया हुआ है ऑफिशियली, लेकिन ये जो है इसको देख करके हमें थोड़ा सा इस चीज़ की प्रॉब्लम तो हुई है, ठीक है। ये न्यूज़ थी हमारी जो है मालदीव और इंडिया से रिलेटेड, उसमें जो है क्या प्रोग्रेस चल रही है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ क्या है हमारी, ओडिशा गवर्नमेंट सीक्स अर्जेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ कुम्की एलिफेंट्स फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है कि तमिलनाडु में एक एलिफेंट्स होते हैं जिनको कुम्की कहते हैं। वो कुम्की क्यों कहते हैं, उनका नाम उन्होंने कुम्की रख रखा है क्योंकि वो कुछ एलिफेंट्स को जो है ट्रेन करते हैं कि वो अदर एलिफेंट, जो जंगली एलिफेंट्स हैं, उनको जो है पकड़ने में, उनको जो है रेस्क्यू करने में वो इन एलिफेंट्स का यूज करते हैं। ओडिशा में क्या हुआ, ओडिशा में काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट्स हैं, वहाँ पे एलिफेंट जो है रिजर्व भी है।
और वहाँ पे जो ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मौतें भी हो चुकी हैं ह्यूमन और जो है एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट में। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 139 जो है ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें से नहीं 139 लोग जो है ह्यूमन हैड बीन किल्ड एंड 108 इंजर्ड। 139 लोग जो है अभी तक के ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में मारे जा चुके हैं ओडिशा में, और 108 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। इसको देखते हुए उन्होंने हेल्प मांगी है तमिलनाडु से कि आपके यहाँ पे जो कुमकी एलिफेंट्स है उसी तरीके के हमारे यहाँ पे कुछ भेजिए और हमारे यहाँ पे कुछ एलिफेंट्स को ट्रेन करिए, जिससे कि हम अपने जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं उनको थोड़ा सा रेस्क्यू भी कर सकें, जो वो जगह जगह भागते रहते हैं, और जो है लोगों के लिए भी ये थोड़ा सा आसान हो सके। तो ये क्या था, ये न्यूज़ थी। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था आपका, कुमकी एलिफेंट। सॉरी दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कुमकी एलिफेंट के बारे में जानना था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मेन न्यूज़ यही थी यहाँ पे जानने की। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देखते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो हम आपको बैकग्राउंड डेटा देंगे वो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात क्या हुई कि पोचर्स किल फीमेल राइनो इन काजीरंगा एंड स्टील इट्स हॉर्न। जो पोचर्स हैं, जो शिकारी हैं, शिकार करते हैं, जो लोग इलीगली जो शिकार करते हैं, वो जो है उन्होंने काजीरंगा में जा करके एक फीमेल जो अभी ज़्यादा एज की नहीं थी, किल फीमेल राइनो, उसको जो है उन्होंने मार दिया, और मार के उसका जो सींग था वो उन्होंने ले लिया। ये जो इनकी राइनो की सींग होती है यार दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महंगी बिकती हैं, बहुत ही ज़्यादा दाम पे जाती हैं। तो लोग इसके लालच में आ करके जो है इनको मारते हैं बेचारों को, और जो है वो उनकी सींग को लेकर के चले जाते हैं। तो कहा गया कि वो जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है आपका, हमारा ये जो है इसका टाइगर रिजर्व भी है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ठीक, काजीरंगा नेशनल पार्क और ये टाइगर रिजर्व भी है, ये आसाम में है। यहीं पे ही ये जो है चीज़ हुई है। इसके आगे हम इस पे थोड़ा सा जो मेन वो है आर्टिकल है उसको हम देख लेते हैं। मेन आर्टिकल में क्या है, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये कहाँ पे, ये आपका असम में है, और ये जो है 42,996 हेक्टेयर में है। ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी में है स्थित ये। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैधानिक स्थिति इसकी क्या है, यह उद्यान 1974 में, ये जो नेशनल पार्क है 1974 में इसको जो है नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। ठीक, 1974 में, और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। तो जो काजीरंगा हमारा नेशनल पार्क है वो टाइगर रिजर्व भी है, ये हमें याद रखना है। और इसकी इंटरनेशनल जो है वो क्या है, स्टेटस क्या है, 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर इसको घोषित किया गया। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, दोस्तों हमारी ये यूनेस्को की। ठीक, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये 1985 में बनाई गई थी, और इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है इसको। ये टाइगर रिजर्व भी है और ये पक्षी क्षेत्र भी है। कौन देता है इसको, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है, और ये वन हॉर्न राइनो के लिए जो नेशनल पार्क है वो तो है ही है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है बायोडाइवर्सिटी को हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैव विविधता को, विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। पूरे विश्व में जो वन हॉर्न राइनो होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्क है ये हमारे लिए। गैंडों की संख्या के मामले में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद पोबितोरा, दिस इज ऑल्सो एन वन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है ये। पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद जो है काजीरंगा के बाद पोबितोरा है असम का। जबकि पोबितोरा अभ्यारण्य विश्व में गैंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभ्यारण्य है। सबसे ज्यादा उच्चतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, पोबितोरा में। लेकिन वन हॉर्न राइनो के लिए सबसे ज्यादा कौन सा है, काजीरंगा है दुनिया में। ठीक है, काजीरंगा में संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान 4 बड़ी प्रजातियों पे दिया जाता है। काजीरंगा में 4 सबसे बड़ी प्रजातियों किन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, राइनो जो है, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर्स और एशियाई जल भैंसे। ठीक है,
जो जल भैंस होती है, जो पानी में रहने वाली भैंस होती है, वो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि काजीरंगा में कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रहते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तमाम क्वेश्चंस आपको इन टाइप के जो है थीम पे मिल जाएंगे, तो इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अधिकांश 4 बड़ी प्रजातियां राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर्स और एशियाई जल भैंस, ठीक है, इनको याद रखना है हमें, ठीक दोस्तों। और वर्ष 2018 की जनगणना में 2413 गैंडे और लगभग 1100 हाथी है यहाँ पे, ठीक। हाथी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्क है ये। 2014 में आयोजित बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार काजीरंगा में अनुमानित 103 बाघ थे। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 215 और कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क में 120 के बाद भारत में यह तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला पार्क है काजीरंगा नेशनल टाइगर्स के लिए, ठीक है। तीसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राइमेट्स की 14 प्रजातियों में से 9 का निवास भी है। प्राइमेट्स मतलब जो बंदर वगैरह और जो है एप्स होते हैं उनके लिए, उनमें से ये 14 प्रजातियों में से जो 9 होते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। नदियां कौन सी हैं इस उद्यान से? राष्ट्रीय राजमार्ग 37 गुजरता है, ठीक है, नेशनल हाईवे 37। उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय वाटर बॉडीज हैं, 250 से अधिक। इसके अलावा डिपहोलू नदी इससे होकर गुजरती है। डिफोलू ये याद रखना, ये नदी भी जो है इससे होकर के गुजरती है हमारे काजीरंगा से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 7 नेशनल पार्क्स हैं आसाम में। आसाम में टोटल कितने पार्क हैं? 7 नेशनल पार्क हैं। छठा कौन सा आपका बना था 2021 में? छठा 7वां बनाया गया है 2021 में, रायमोना नेशनल पार्क। और 7वां दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क 2021 में। रेमोना आपका ये इधर हो गया, मानस हो गया इधर, ओरांग हो गया आपका, नामेरी हो गया, काजीरंगा हो गया, दिहिंग हो गया ये, और ये आपका डिब्रू साइखोवा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था इस से रिलेटेड, इस काजीरंगा न्यूज से रिलेटेड। आगे चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 2। ये क्या कह रहा है कि द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज अगेंस्ट फेडरलिज्म। ये आर्टिकल कह रहा है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, लगातार चर्चा में है, कि वो हमारे फेडरलिज्म जो हमारा संघवाद है उसके जो है खिलाफ है ये, ठीक है। और ये आर्टिकल कहने का क्या प्रयास कर रहा है कि देखिए 2023 सितंबर 2023 में गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी, जो कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उनके अंडर में बनाई हुई थी। और वो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में उसको जो है स्टडी करना था, लोगों से ओपिनियन भी लेना था, अदर राज्यों से ओपिनियन लेना था, तो उन्होंने बनाया हुआ था। अब इसी को देखते हुए जो है, लेकिन ये है कि उस कमेटी की रिकमेंडेशंस जो है कब आएंगी कब नहीं आएंगी उसका कोई इतना ज्यादा जो है टाइम बाउंड वो नहीं है कि कब आएगा कब नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम करवाएंगे तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए हमें जो है 15 साल में जो खर्च करने पड़ सकते हैं हमारे ईवीएम पे और सारी जो है मैनेजमेंट की चीजों पे, ठीक है। तो 2000 यहाँ पे ये बताया गया, जब 2014 का इलेक्शन हुआ था तो वहां पे खर्च कितना, लगभग हमने 3 से 4,000 करोड़ जो है हमने खर्च किया था लोकसभा के इलेक्शंस पे। गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम अगर वन नेशन वन इलेक्शन टाइप की चीज हो जाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ही क्या है कि लोकसभा और जो राज्य विधानसभाएं हैं उनका एक ही साथ में इलेक्शन करवा दिया जाए, ठीक है। एक साथ में इलेक्शन करवाने का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में हम करवा दें। एक साथ इलेक्शन करवाने का मतलब है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में हम सारे के सारे जो है इन इलेक्शन के जो काम है उससे निपट जाए, ठीक। लेकिन इसमें हम जो स्थानीय गवर्नमेंट है, नगर निगम है, इन सबको शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ राज्य विधानसभाओं और जो है हमारे संसद की बात की जा रही है कि इनका इलेक्शन जो है करवा दिया जाए। तो ये बात थी। और लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारे फेडरलिज्म के खिलाफ है। फेडरलिज्म क्या है आपका, कि जो यूनियन है, जो स्टेट्स हैं, वो जो है उनको अलग से जो है पावर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारा संघ है उसको अलग से पावर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो है अगर संघ उसको जो है टेक ओवर करने का प्रयास करेगी तो वो हमारे जो है फेडरलिज्म के थोड़ा सा खिलाफ जाएगा। तो इसमें कहा क्या गया है कि ये जो इलेक्शन है क्या ये संभव है, इसकी संभावनाओं को देखा जा रहा है कि क्या ये जो है संभव हो सकता है ये हमारा इलेक्शन। क्यों? इसमें 2 फैक्ट हैं। 2 फैक्ट क्या है कि 2014 में पहला जो है गवर्नमेंट देती है और लोग देते हैं जो इसके पक्ष में बात करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो है जो खर्च हो जाता है हमारा अलग अलग इलेक्शन करवाने पे। 2014 में ही सिर्फ लोकसभा के ऊपर जो इलेक्शन हुआ था 3,870 करोड़ का जो है हमने जो हमारा पब्लिक एक्सचेकर है उससे जो है खर्च किया हुआ है। तो अगर हम साथ में करवाएंगे तो हमारा थोड़ा खर्चा बच जाएगा। दूसरा इसमें जो है आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है कि जो
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हमारा इलेक्शन कमीशन लगाता है कि अब इसके पहले जो है आप लोग ये काम नहीं करेंगे, आप कोई बजट ऐसा नहीं निकालेंगे जिसमें लोगों को लोक लुभावन आप बजट निकाल दे, लोग जो है उससे प्रभावित होकर आपको वोट दे दें, आप कुछ ऐसा फ्रीवीज की पॉलिसी नहीं लाएंगे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हमारी इलेक्शन कमीशन रोकती है कुछ टाइम के लिए, जिससे कि हम फ्री और फेयर इलेक्शन करवा सके, हमारी डेमोक्रेसी को कोई जो है इनडायरेक्ट और गलत तरीके से प्रभावित ना कर सके। तो ये कहा जा रहा है कि दूसरा जो है इसमें एक लोग देते हैं कि जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है वो 5 साल में 2 बारी लगता है। 2 बारी लगने का मतलब है कि जो राज्य होता है, मान लीजिए वहां का जो खुद का विधानसभा का चुनाव है, दूसरा जब इस सेंटर का चुनाव चलता है तो वो 2 बारी वो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। तो इससे जो है हमारे जो काम होते हैं गवर्नमेंट के वो बाधित हो जाते हैं और गवर्नमेंट बार बार जो है इलेक्शन की चीज़ों में ही इन्वॉल्व रहती है और वो अपने जो उसके लोक कल्याण के काम है उससे थोड़ा सा हट जाती है। ऊपर से जो है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं उनका भी बार बार डिप्लॉयमेंट होता है इन सब चीज़ों में, तो इससे भी जो है खर्च वगैरह बढ़ता है। तो इसके बाद इसके जो है उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो इसके लीगल कंसर्न क्या है, फिर जो इसके अपोनेंट्स वगैरह है, जो इसके अपोजिशन में है, वो लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं देखिए फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए जो कॉस्ट आ रही है ये हमें तो बियर करना ही पड़ेगा। अगर हमें एक डेमोक्रेसी है और हमें जो है फ्री और इम्पार्शियल तरीके से जो है डेमोक्रेसी का इलेक्शन करवाना है तो थोड़ा हम खर्चे को बियर कर सकते हैं। खर्चा ना बियर करना पड़े इसके लिए हम गलत तरीके से इलेक्शन वगैरह नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, उनका ये कहना है। और दूसरी उनकी बात ये कहना है कि जो जरूरी नहीं है कि आप 5 साल में कह रहे हैं कि 5 साल में एक बार हमने इलेक्शन करवा दिया और जगह जगह इलेक्शन हो गया, लेकिन क्या है कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है हमारी जो गवर्नमेंट का जो स्वरूप है उसमें क्या है कि गवर्नमेंट संसदीय जो हमारा लोकतंत्र है उसमें क्या है कि जो हमारी क्या कार्यपालिका होती है वो विधायिका पे डिपेंडेंट होती है, उस पर पूरे तरीके से उत्तरदायी होती है। अगर वो विधायिका में अपना विश्वास मत खो देती है तो वो सरकार गिर जाती है। तो ये कहीं भी किसी स्टेट गवर्नमेंट में या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 साल पूरा किए पहले ही जो है वहां की वो सरकार जो है गिर जाए, चाहे वो सेंटर की हो, चाहे ऐसा कई बार हमारे जो है हिस्ट्री में भी, आप बैक हिस्ट्री में जाएंगे हमारे इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, तो वहां पे देखेंगे ऐसा कई बार हो चुका है। तो इसको देखती है वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, इसके लिए फिर से आपको इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। तो क्या आप ऐसा करेंगे कि आप पूरे के पूरे सेंटर और स्टेट हर जगह के इलेक्शन को फिर से रद्द करके फिर से करवाएंगे, या फिर जो है अगर आपने 5 साल पूरा करने से पहले अगर 2.5 साल में ही किसी का जो है किसी स्टेट का इलेक्शन फिर से हो जाता है, क्या फिर वो अगली जो गवर्नमेंट होगी सिर्फ 2.5 साल तक ही रहेगी, वो पूरे 5 साल तक काम नहीं करेगी? तो इस टाइप की जो है प्रॉब्लम्स को वो यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ऊपर से जो है कह रहे हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ये एक तरीके का नेसेसरी इविल कह लीजिए आप, नेसेसरी पेन, जो आवश्यक दर्द है एक तरीके का कहिए। कोई चीज होती है जो आवश्यक भी होती है हमारे लिए और वो जो है अच्छी भी नहीं लगती। जैसे आप मेडिसिन खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है लेकिन वो हमें टेस्टी भी नहीं लगती है। तो इसी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कहा जा रहा है कि ये नेसेसरी पेन के तरीके से इसको लीजिए, ये तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, ये आर्टिकल हमारा क्या कहता है कि जो लीगल कंसर्न है, जो कानूनी कंसर्न चिंताएं हैं, वो क्या है कि एक जो है केस आया था एसआर बोम्मई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का, 1994 में जो है एसआर बोम्मई का केस आया था, जिसमें जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनका अपना अलग एग्जिस्टेंस है, वो जो है पूरे तरीके से सेंटर पे डिपेंड नहीं है कि सेंटर जैसा उनको कह देगा वैसा ही उनको करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उनको पूरा पावर देता है तो वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से जो है काम कर सकती हैं, ठीक है। और उनका जो है उनका एक निर्धारित टेन्योर, एक जो है निर्धारित पदावधि होती है। जब उनकी पहली मीटिंग होती है, जब इलेक्शन जो है हो जाता है और गवर्नमेंट पावर में आ जाती है तो वहां से लेकर वो 5 साल तक उसमें रहती है। तो उनका एक निर्धारित पदावधि होती है 5 साल की, ऐसा सेंटर की भी होती है। बाकी बीच में दिक्कत आ जाए वो बात अलग है, लेकिन जो है निर्धारित पदावधि होती है और जो है इसमें सेंटर जो है ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो ये चीजें यही कहा जा रहा है कि अगर सेंटर ऐसा करवाती है तो जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक तरीके का उल्लंघन होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस तरीके की चीजों को नहीं कहता है कि आप ऐसा करवाइए। ऊपर से दोस्तों कई आर्टिकल्स लाइक जैसे 83 और 356 जो हमारे राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, इन सारे आर्टिकल्स में लगभग 5 से 6 आर्टिकल्स में जो है और जो हमारा
10वां आर्टिकल है दल बदल कानून है, उसको लेकर 10वां जो शेड्यूल है, सूची है, 10वीं शेड्यूल क्या है हमारा, एंटी डिफेक्शन लॉ की जो है सूची है, दल बदल कानून के विरोध में है वो। उसमें जो है आपको परिवर्तन करना पड़ जाएगा, सारे के सारे आर्टिकल्स और जो है हमारी 10वीं सूची में कुछ परिवर्तन करना पड़ जाएगा। तो इसके हिसाब से ये जो है फेडरलिज्म के जो है, संघवाद के जो है विरोध में आ रहा है आपका ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिनेरियो बता दिया कि ये आर्टिकल क्या कह रहा है, और जो है इसके पक्ष की बातों को भी बता दिया, विपक्ष की बातों को भी बता दिया। ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऊपर से जो है कुछ आर्टिकल्स के मामलों में और चीज़ों के मामले में ये आपके जो है प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि जो 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और जो है जिसमें सारे अधिकार निहित थे, आरबीआई को पूरे का पूरा जो है साइड लाइन कर दिया गवर्नमेंट ने और जो है अपने तरीके से उसको काम कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है सारी चीज़ों को जो है साइड करके अपने तरीके से वन नेशन और वन इलेक्शन की पॉलिसी को अपने तरीके से लाके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे। लेकिन दोस्तों हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। आपको बताना है जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि नहीं दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। आपको बताना है ये हमारे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि नहीं दिया गया है। तो ये बात है कि जुडिशियल रिव्यू करके हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह सकती है कि ये जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि 1973 में क्या आपका केशवानंद भारती का केस आया था, जिसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने थ्योरी दी थी, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म भी आपका एक पार्ट हो सकता है जो कि नहीं चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से उसको जो है जुडिशियल रिव्यू के तहत अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ लाती है तो पहले वो हमारी कोर्ट देखेगी, उसके बाद में उसमें कुछ डिसीजन आएगा कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं अपने इस, आई थिंक ये हमारा लास्ट का ही आर्टिकल होगा दोस्तों, ठीक है। एक इसके बाद और आर्टिकल हमारे इंटरेस्ट जोन का आर्टिकल है। देखिए इसे आपका पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो भी संबंधित है इसी जो है आर्टिकल से। आप इसको अच्छे से देख करके सुन करके उस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं जो हमने आपको स्टार्टिंग में पूछा था, हम उसका आपको आंसर भी बताएंगे। रशिया ब्लेम्स कीव फॉर अटैक ऑन गैस टर्मिनल एट बाल्टिक सी पोर्ट। इनका बाल्टिक सी का जो पोर्ट है रशिया का, वहां पे गैस टर्मिनल है, वहां पे कीव ने यूक्रेन ने जो है अटैक कर दिया, ठीक। तो यही कहा जा रहा है। अब हम यहाँ पे मेन चीज क्या देखेंगे कि ये जो है कहाँ पे बाल्टिक सी कहाँ पे है और उससे लगने वाली कंट्रीज क्या है। आप जानते हैं कि 2 साल हो गए रशिया और यूक्रेन के वॉर को, लगातार जो है आपस में इनकी लड़ाइयाँ और एक दूसरे पे बॉम्बार्डिंग ये कर ही रहे हैं कंटिन्यूअसली, और अभी ये बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसमें अलग अलग कंट्रीज के पूरे विश्व का अलग अलग जो है एंगल इसमें देखने को आपको बीच बीच में सामने मिला है। और ऊपर से इससे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूरे बाल्टिक सी के एरिया से, यूक्रेन के एरिया से और इन सब चीज़ों से आपने क्वेश्चन देखा, हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वहीं पे उसको देखते हुए हम यहाँ पे जो है इसका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। मैप क्या है, ये रहा आपका बाल्टिक सी दोस्तों, ठीक है। ये है आपका बाल्टिक सी, इससे लगती हुई कंट्रीज आपकी ये रही एस्टोनिया, लातविया, ये है आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, ये बोथनिया आपका जो है बोथनिया, ये आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये आपका जो है गल्फ ऑफ फिनलैंड है। फिनलैंड ये रहा, एस्टोनिया ये रहा, लातविया रहा, लिथुआनिया रहा, रशिया ये देखिए रशिया ये रहा, रशिया का ये भी पार्ट है इधर का, ये रहा आपका पोलैंड, ये रहा जर्मनी, ये रहा आपका स्वीडन, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा, 1 सेक। हाँ दोस्तों, तो ये जो है ये कंट्रीज हैं जो है हमारी बाल्टिक सी से लगने वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेनमार्क, जर्मनी, 9 कंट्रीज है जो लगती हैं हमारी बाल्टिक से। कितनी कंट्रीज हैं? 9 कंट्रीज, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड, रशिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया एंड फिनलैंड, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, ये रहा आपका नॉर्वे, इधर है नॉर्वे, ये है नॉर्वे आपका दोस्तों, ये है नॉर्वे, ठीक है दोस्तों, ये है नॉर्वे, ये है आपका नॉर्वे इधर वाला एरिया, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्वेश्चन आपको क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो है बाल्टिक सी से लगती हुई कंट्रीज है, तो उसमें हमने नॉर्वे ऑप्शन भी दिया था। जो ऑप्शन नॉर्वे का होगा वो हमारा गलत ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन सी सही था दोस्तों, ठीक है। और ये सारी कंट्रीज जो हमने और बताई थी, पोलैंड और डेनमार्क,
जर्मनी, ये सारी की सारी जो है बाल्टिक सी से लगती हुई कंट्रीज है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों इसके आगे, एक लास्ट का आर्टिकल हम और देख लेते हैं। लास्ट का आर्टिकल क्या है हमारा, तालिबान इन्फोर्सिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन सिंगल अकम्पनीड अफगान वुमेन, ठीक है। तालिबान ने क्या कह दिया, आप लोग जानते हैं कि तालिबान 2021 से वहां पे जो है अपनी सत्ता बनाए हुए है अफगानिस्तान में। वहां की गवर्नमेंट को हटा के इस टाइम तालिबानियों का, एक टाइम पे तालिबानी सारे के सारे आतंकी कहे जा रहे थे, और इस टाइम पे जो है तालिबानियों ने, जब से वहां से अमेरिकन जो ट्रूप्स थी वो चली गई वहां से, तब से तालिबानियों का राज है अफगानिस्तान में। और वहां पे वो अब नए नए तरीके के जो है लॉज को लेकर के आ रहे हैं। हालांकि इस लॉ को उन्होंने एकदम से नोटिफाई नहीं किया है अपने जो है लॉ के बुक में, लेकिन वो जो है वहां पे उनके मिनिस्टर्स वगैरह इस चीज को बार बार वो कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की औरतें होंगी वो पूरा का पूरा उन्होंने एक ड्रेस कोड डिसाइड कर दिया है, और वो कहीं पे भी अगर काम करना चाहती हैं, जाना चाहती हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे, तो उनको जो है शादी करना जरूरी है। बिना शादी के वो कहीं पे काम नहीं कर सकती हैं, या फिर उनका कोई गार्जियन होना चाहिए उनके साथ में, ठीक है। कोई गार्जियन हो या फिर वो शादी कर ले। अगर वो अकेली है तो वो कहीं पे जा आ नहीं सकती। यार दोस्तों, मैं तो ये कभी कभी सोचती हूँ, अगर कोई एक है तो औरतें भी हैं तो इंसान ही, इंसान के अलावा तो कुछ है नहीं, वो भी तो इंसान ही है, तो उनको भी तो चीज़ों का अधिकार है। अगर कोई एक अकेली औरत है और वो नहीं चाहती है दिल से कि वो अभी शादी करे, या उसका कोई अनफॉर्चुनेटली कोई गार्जियन नहीं है, घर में कोई नहीं है और वो अकेले है, तो क्या उसको ये अधिकार ही नहीं है कि वो खाए पिए इस तरीके से? तो वो इंसान अगर नहीं चाहेगा शादी करना तो मर भी सकता है, क्योंकि जब आप उसको बाहर तक नहीं निकलने दोगे और कहीं पे हेल्थ केयर वगैरह इन सब चीज़ों में आप काम नहीं करने दोगे कहीं पे, तो वो इंसान कहाँ पे जाएगा? द तालिबान आर रेस्ट्रिक्टिंग अफगान वुमेन्स एक्सेस टू वर्क, कोई काम नहीं कर सकते आप, कहीं पे ट्रैवल घूम नहीं सकते, इवन एंड हेल्थ केयर आप जो है कहीं पे दिखाने वगैरह भी नहीं जा सकते जब तक आपके पास कोई गार्जियन आपकी शादी ना हो रखी हो। मतलब दिस इज अ बुलशिट यार, दिस इज अ बुलशिट, सॉरी। और जो है ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, ये यूएन ने इस चीज़ को बताया। बाद में इन्होंने कहा कि हम इस तरीके की चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बार बार ये लोग जो है बार बार इन चीज़ों को बोल रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि आप जो है एक आपका ड्रेस कोड होगा, हेड स्कार्फ होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें दिख सकती हैं, बाकी आप पैर से लेकर के सर तक जो है ढके हुए होने चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता, लड़ाइयाँ खुद करते हैं ये तालिबानी लोग और पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शंस और जो है शोषण करते हैं औरतों पे जाकर के। वहां पे लगभग हर जगह आप देखेंगे वॉर में यही हाल होता है दोस्तों। देखिए ये इस्लामिक हेड स्कार्फ इन में 2022 द तालिबान इश्यूड अ डिक्री कॉलिंग फॉर वुमेन टू ओनली शो देयर आईज, रिकमेंडिंग द वियर दे हेड टू टो बुर्का। सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों को दिखा सकती हैं वो। बाकी उन्होंने कह दिया कि जितने वहां पे, सॉरी दोस्तों, जितने वहां पे ब्यूटी पार्लर्स हैं उनको भी उन्होंने कह दिया कि सारे ब्यूटी पार्लर्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब औरतों को चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है तो ब्यूटी पार्लर्स की क्या ज़रूरत होगी? तो इस तरीके का इन्होंने एकदम से रिडिकुलस वो निकाल रखा है। सोचो यार, ये लोग आगे कैसे ही बढ़ सकते हैं जब आप इस तरीके की सोच रखेंगे और औरतों को अपने बराबरी का दर्जा वहां पे नहीं देंगे, तो वो आपकी इकोनॉमी में बढ़ के भाग कैसे ले पाएंगी? आप उनको घर तक सीमित रख रहे हैं, जब तक वो भाग ही नहीं लेंगी, वो चीज़ों को करेंगी नहीं, तो आपकी कंट्री डेवलप कैसे ही कर पाएगी? और चाहते भी हैं कि हम दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री भी बन जाएं और इस तरीके के अपने थॉट प्रोसेस को भी जमा करके रखें, तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती हैं। इस चीज़ को इनको भी सोचना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इसी बात पे हम आज के अपने आर्टिकल को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। इसके साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो कि दोनों ही लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहा है। जो हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी का देख लें, और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश का देख लें। ये पूरी की पूरी 6 से लेकर के 12th तक, पूरी बेसिक से लेकर के एडवांस तक यहाँ पे आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। जा करके इसको ज्वाइन करिए और हमारे जो है एनसीईआरटी बैच को जो है देखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरी बात, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है आरओ को लेकर के, जिसमें आपको 60 टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये आपको जो है हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिलेगी ये हमारी टेस्ट सीरीज। तो जा करके आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। जाइए और अपने आप को टेस्ट करिए हमारे इस टेस्ट सीरीज में। यहाँ पे 30 टेस्ट है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए का दिया जा रहा है। पूरे के पूरे 30 टेस्ट को, जिसको 60 टेस्ट चाहिए वो 60 टेस्ट लगाए, जिसको 30 टेस्ट चाहिए वो 30 टेस्ट लगाए। यहाँ पे ये भी जो है बाइलिंगुअल मोड में दिया गया है। तो इसी के साथ में हम आज का अपना ये सेशन खत्म करते हैं दोस्तों। ये द हिंदू से इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स थे, आपको कहीं और कवर करने की जरूरत नहीं। हमने सारे के सारे यहाँ पे A to Z चीज़ों को पूरे बैकग्राउंड डेटा के साथ में कवर करवा दिया है। तो इसी के साथ में आप हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल नोटबुक IAS को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपना प्यार बनाए रखिए, खाते पीते मस्त रहिए, एनर्जी बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।